जय हिंद साथियों, लक्ष्य द विजन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग संविधान के चौथे क्लास लेके आए हैं और इसमें हम लोग विशेषकर देखेंगे यूपीपी, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, क्योंकि आज पूर्णतः एक तरह से निर्धारित हो गया है, सेंटर भी निर्धारित हो गया है। यूपीपी 18 फरवरी को होगा ही होगा, तो आप लोग 18 फरवरी को ही अंतिम तिथि मानिए यूपीपी के लिए। और विशेषकर कोशिश किया जाएगा कि यूपीपी का जो प्रीवियस में जो पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले के एग्जामों में यूपीपी में, वही क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं और उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये चौथा क्लास है और पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्या क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? देख लीजिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी कांस्टेबल 25/10/2018 में। कब पूछा है? तो 25/10/2018 में पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, दो 2018 में पूछा है। तो ये क्या होगा? भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संसद का संविधान, गलत। उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, गलत। भारत के अटॉर्नी जनरल, गलत। क्या होगा? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। किससे संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 63 में बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 63 में बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति के पद का जिक्र किया गया है। आज जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही बोला गया है कि अनुच्छेद 64 के तहत वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा क्या होगा? तो सभापति होगा। ध्यान रखिएगा, ये राज्यसभा के पदेन सभापति। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग विशेष कर देखिएगा। जो उपराष्ट्रपति है ना, ये उपराष्ट्रपति जो है इनका पद है अनुच्छेद 63 के तहत, और 63 के तहत बोला गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और वही अगले अनुच्छेद में, अनुच्छेद 64 में बोल दिया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आप लोग एक चीज और याद रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, उन्हें राज्यसभा सभापति के रूप में ही वेतन दिया जाता है। और राज्यसभा सभापति के रूप में वेतन कितना दिया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, वेतन इनका होता है 4 लाख रुपए प्रति माह। कितना होता है? 4 लाख रुपए प्रति माह। ध्यान दीजिएगा, जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनका वेतन होता है कितना? 4 लाख रुपए प्रति माह। यानी कि इनको अपने इस पद के लिए वेतन नहीं मिल रहा है कि उपराष्ट्रपति को। किस पद के लिए? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की खाली स्थान यानी रिक्त स्थान क्या है? बोल रहा है भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। अधिकार यानी कि कौन सी अनुसूची पूछ रहा है कि भाषाओं की सूची प्रदान करता है। तो याद रखेगा, इसमें हो जाएगा 8वीं अनुसूची। आंसर क्या हो जाएगा? तो 8वीं अनुसूची होगा। जब हमारा संविधान बना था, तो जब संविधान बना उस समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा थी? तो 14 भाषा थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो मूल संविधान बना था, ठीक है ना, उस समय कितनी थी? 14 थी। लेकिन वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में ये 22 है। कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। वर्तमान में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। ये चीजें याद रखिएगा, वर्तमान में 22 भाषा है। अब चौथी अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। ध्यान दीजिएगा, ये भी यूपीपी कांस्टेबल 19/6/2018 शिफ्ट 2 का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया
काफी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। ये क्वेश्चन आते ही विशेषकर लोग क्या करेंगे, सीधे दक्षिण अफ्रीका मारेंगे, यानी साउथ अफ्रीका मारेंगे। क्यों? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से? तो साउथ अफ्रीका से। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया, जो कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान से। दक्षिण अफ्रीका से क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन होगा। जर्मनी से आपात उपबंध होगा, और जापान से तो संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आप लोग जानते ही हैं क्या क्या लिया गया है, मूल अधिकार है, बहुत सारा यहाँ से लिया गया है। तो ये चीजें है। तो ये भी ईपीपी कांस्टेबल 18/6/2018 शिफ्ट फर्स्ट का आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा। हमेशा कोई भी बोर्ड हो जब एग्जाम कराता है तो पुनरावृत्ति जरूर करता है, यानी प्रीवियस से क्वेश्चन जरूर उठाता है। तो आप लोग विशेषकर इस पर फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के पास कोई भी बुक हो या प्रीवियस का एक सेट ले लिए, उसे हल करते रहिए, आप लोग को ज्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग को पता होगा कि सबसे पहले तीसरी बैठक, जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर, कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसी बैठक में। 13 दिसंबर 1946 के बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ये प्रस्ताव पास हुआ कब? तो 22 जनवरी को। कब पास हुआ? 22 जनवरी 1947 को जब पास होता है, उसके बाद से ये जो समिति होती है उस समितियों का गठन किया जाता है। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि कुल 21 समिति का गठन किया गया था। 21 समिति में 13 छोटी समिति थी और 8 बड़ी समिति थी। उन्हीं समितियों में एक ये भी समिति है, कौन? संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी पूछा है, तो ये भी इस बार ईपीपी कांस्टेबल 18/6/2018 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया ही गया था। कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जबकि हमारे संविधान के जनक या पिता किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू भी संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा दिक्कत करने वाला है। इसमें ईपीपी कांस्टेबल 27/1/2019 का शिफ्ट फर्स्ट में है। उन्होंने सही माना है क्या? 22, लेकिन यहाँ कुल शब्द लग गया है। तो कुल शब्द लगने की वजह से होना चाहिए कितना भाग? 25 भाग। और जब मूल शब्द लगता तो मूल शब्द लगता तब 22 होता, यानी कि उपखंड भी, जैसे उदाहरण के लिए भाग 4 भी है और भाग 4 क भी है। तो 4 के साथ और जब कुल लगेगा तो एक और जोड़ लिया जाएगा। तो कौन जोड़ा जाएगा? तो 4 क भी उसमें जोड़ लिया जाएगा। तो इस तरह उपखंड भी है सब 3। तो 22 से 3 25 होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार 25 होना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन 25 नहीं है और बोर्ड ने 22 को सही माना। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं। भारत एक है। भारत एक है। आप लोगों को पता है 2013 में, जब 2013 में प्री और मेंस हुआ करता था। 2013 के जब ईपीपी भर्ती आई तो प्री और मेंस हुआ करता था। तो ईपीपी कांस्टेबल 2014 के जब मेंस हुआ तो मेंस में क्वेश्चन किया गया था। मेंस में क्वेश्चन क्या किया गया था कि भारत एक है। क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द के जगह पर क्या कर दिया गया है? पंथ निरपेक्ष शब्द किया गया है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द किया गया है। क्या किया गया है? पंथ निरपेक्ष शब्द। याद रखिएगा, यह पंथ निरपेक्ष शब्द यानी कि सर्वप्रथम जब एक आता है, वाद आता है, यानी केस आता है,
केशवानंद भारती बनाम केरल राज। केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973। कब? 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन भारतीय संविधान प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसके उद्देश्य का प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उसके मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए, नीति निषेध प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये सब प्रभावित मतलब कि एक तरह से कहा गया कि आधारभूत ढांचा जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो नींव दिया जाता है और पिलर दिया जाता है, वही क्या होता है? आधारभूत ढांचा होता है। अगर वो नींव ही ढहा दिया जाए, नींव ही हटा दिया जाए, तो बिल्डिंग क्या रहे, छत क्या रहेगा? रुकेगा? नहीं रुकेगा, नहीं टिकेगा। ठीक उसी प्रकार 1973 यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आधारभूत ढांचे में तो परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो मुख्य तौर पे है, जो शब्द हैं जिससे भारतीय संविधान प्रभावित हो सकता है, उसमें संशोधन नहीं किया जाता। जब ही ये आदेश आया तो 42वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 42वें संविधान संशोधन होता है 1976 में। और 1976 में संशोधन करते हुए उद्देशिका में क्या कर दिया जाता है? धर्मनिरपेक्ष की जगह पर पंथ निरपेक्ष शब्द को रख दिया जाता है। क्या रखा जाता है? पंथ निरपेक्ष शब्द। यानी कि भारत क्या है? भारतीय संविधान किसी भी धर्म को राजधर्म नहीं मानेगा, सभी धर्म को सब सम्मान, एक समान देखेगा और एक समान आदर करेगा, सम्मान करेगा, ठीक है ना? सभी को एक समान सारी सुविधाएं देगा, ठीक है ना? तो ये पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष शब्द की जगह पर क्या रख दिया गया 1976 में? पंथ निरपेक्ष शब्द। तो हमारे उद्देशिका में 1976 में संशोधन करके और क्या क्या रखा गया था, तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम पैरा छठे पैरा में संशोधन किया गया और क्या किया गया? पंथ निरपेक्ष और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और साथ ही साथ और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ध्यान दीजिएगा, अगला है, सेम क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, गलत। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, गलत। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही सही होगा। यानी किसी धर्म को राजधर्म के रूप में स्वीकार नहीं करना, सभी को एक समान मानना है, सभी का आदर करना है, सम्मान करना है, लेकिन किसी को धर्म को स्वीकार नहीं करना है, या ना किसी के खिलाफ जाना है, ना किसी एक धर्म को मानना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और धर्मनिरपेक्ष अभी पीछे आप लोग देखे ही हैं, धर्मनिरपेक्ष यानी वर्तमान में इसके जगह पर क्या है? तो पंथ निरपेक्ष है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। एक व्यवस्थित, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना, सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति, गलत। कठिन समय में एकात्मकता, गलत। उद्देश्यों और विचारों में समानता, यही सही हो जाएगा। उद्देश्य एवं विचार, उद्देश्य क्या होना चाहिए और विचार क्या है, तो उन दोनों में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। अगर समानता नहीं होगा तो सामाजिक संरचना नहीं हो पाएगी, ये विशेषकर ध्यान दीजिएगा। तो इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अभी पीछे क्वेश्चन में बताया गया है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब इनको बनाया गया था? तो ये अस्थायी अध्यक्ष बने। और अस्थायी अध्यक्ष कब बने? तो दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। ध्यान दीजिएगा, 11 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक ये संविधान सभा के अध्यक्ष रहते हैं। और 24 जनवरी 1950 को ही ये क्या बन जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 24 जनवरी 1950 को ही भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काहे ले जाने जाते हैं? तो ये प्रारूप समिति के, किसके? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। श्री कृष्णा स्वामी अय्यर उसी में थे, श्री के मुंशी उसी में थे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग,
इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। सर्वप्रथम जब संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें अस्थायी वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? तो ध्यान दीजिएगा, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये भी पूछा एपीपी कांस्टेबल 2013 के प्री में पूछा था ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन, रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान दीजिएगा, जनगण मन गण से क्वेश्चन करता है कि अधिकतम कितने समय में, कितनी अवधि में गाया जाता है? तो 52 सेकेंड में गाया जाता है। कितने? तो 52 सेकेंड में गाया जाता है। न्यूनतम कितने सेकेंड में गाया जाता है? तो ये 20 सेकेंड में गाया जाता है। कितने सेकेंड में? 20 सेकेंड में गाया जाता है। ये हमेशा याद रखेगा आप लोग, अधिकतम 52 सेकेंड, न्यूनतम 20 सेकेंड में गाया जाता है। जब न्यूनतम 20 सेकेंड गाया जाता है ना, तो प्रथम और अंतिम पंक्ति को सिर्फ गाया जाता है। प्रथम और अंतिम पंक्ति को सिर्फ गाया जाता है। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन सर्वप्रथम 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। लेकिन 1912 के में तत्वबोधनी नामक एक पत्रिका है, उसी में प्रकाशित हुआ था। कब? 1912 में। इसे अपनाया कब गया? तो ध्यान दीजिएगा, इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, आप लोग जानते हैं। भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है। क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 क में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य 4 क में, जो जोड़ा गया बाद में चल के। और भाग 5 में क्या है? तो संघ है। क्या है? संघ है। भाग 6 में क्या है? राज्यों का वर्णन किया गया। तो इस प्रकार अन्य अन्य है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें नागरिकता अभी बोले हैं ना किस भाग में? तो भाग 2 में है। किसमें है? भाग 2 में है। भाग 6 में राज्य शब्द है। भाग 6 में क्या है? राज्य शब्द है। भाग 8 में आप लोग क्या हो सकता है? तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश का ब्यौरा दिया गया है। भाग 12 में क्या है? तो राज्य और केंद्र में वित्तीय शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो ये 2013 का क्वेश्चन है। और 2013 में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, इनसे हमको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन पी सदाशिव थे। कौन थे? पी सदाशिव थे। अब वर्तमान, इसी क्वेश्चन पर अब वर्तमान वाला याद रखेगा आप लोग। अब वर्तमान में कौन है? धनंजय। कौन है? धनंजय वाई चंद्रचूड़। धनंजय वाई चंद्रचूड़ वर्तमान में कौन है? तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ है। विशेषकर ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में कौन है? तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ है। अगला आते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे? आप लोग जानते ही हैं कि एक तरह से कहा जाए तो सबसे दरिद्र देश कौन सा है? तो सबसे दरिद्र देश कौन सा है? तो आप लोग के मन में आ ही गया होगा, सबसे दरिद्र देश कौन सा है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा सबसे दरिद्र देश कौन सा है। जो पीठ पीछे वार करता है। और पीठ पीछे वार कौन करता है? तो जिसको सामने से लड़ने की शक्ति नहीं होती है, जिसके पास, जिसकी क्षमता नहीं है कि वो सामने से आकर और बात भी कर ले, लड़ना तो दूर की बात है, वही है। और वो है कौन? तो पाकिस्तान। तो सबसे दरिद्र है, इसी वजह से सबसे अधिक वहीं के लोग भारत की नागरिकता लेने में आगे रखते हैं। कहाँ के? तो पाकिस्तान के। विशेषकर ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान का। किस? कहाँ के? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद से आता है नंबर किसका? तो अफगानिस्तान का। इसमें नहीं दिया है। अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका का है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कौन आगे है? पाकिस्तान है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही है?
ये 2018 का है एपीपी। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो इससे अनेकों क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। क्या है इस क्वेश्चन में, तो अनुच्छेद 19 का पूरा ब्यौरा, पूरा एक तरह से उसका डिस्कशन ही कर दिया है, पूरा खोल के रख दिया है कि अनुच्छेद 19 है क्या। तो जानते हैं आप लोग, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, अनुच्छेद 19 है। यानी कि किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता प्रकट हम करते हैं, वही स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, वही अनुच्छेद 19 में है। किसमें है, वो अनुच्छेद 19 में। तो इसमें सुमेलित करने को दे रहा है, सुमेलित कर रहा है, सही करने को दे रहा है कि कौन सा सही है। तो देखिएगा, अनुच्छेद 19E संघ बनाने का अधिकार, गलत है। अनुच्छेद 19B किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, ये भी गलत है। अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, एकदम बिल्कुल सही है। यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत ही भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है, अनुच्छेद 20 से संबंधित है पदावियों का उन्मूलन, गलत। 2 सिंध के संबंध में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, यानी 2 सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। क्या हो जाएगा, 2 सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि स्वयं हम ही को, आपको कोई प्रशासन जबरदस्ती नहीं कहेगा कि आप क्या कर सकते हो, अपना खुद जो जुर्म को कबूल करिए, यानी अपने खिलाफ ही गारंटर बनने की वो क्या आप पर एक तरह से शर्तें नहीं थोप सकता है। आपको वहां स्वतंत्रता है क्या करने की, तो 2 सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि जब गिरफ्तार किया जा रहा है तो गिरफ्तारी से पहले तो आपको ये भी कारण जानने का अधिकार है कि क्यों हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन ऐसा होता है कि जो ही शहर के लोग तो थोड़ा, अब यहाँ हम बांट नहीं सकते हैं शहर गांव, लेकिन थोड़ा जागरूक ज्यादा होते हैं, तो वो तो तुरंत जवाब सवाल कर देते हैं कि क्यों हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन गांव में अभी भी बहुत ऐसे जगह है जहां सवाल नहीं किया जा सकता, सिर्फ वर्दी देख के लोग डर जाते हैं। और पहले अब तो पुलिस ऐसी गलतियां नहीं कर रही है, पुलिस आपसे मित्रवत व्यवहार कर रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, मित्रवत व्यवहार नहीं दर्शाती थी, जिससे लोग डरे रहते थे। अभी भी थोड़ा थोड़ा वो भय है। तो आपको जानने का अधिकार है पूरा कि हमको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है ना। और अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, ले जाने की यात्रा के समय को छोड़ के जब रजिस्टर में मेंटेन हो जाता है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, तब से 24 घंटे के अंदर अगर कोई मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत नहीं करती है, पुलिस प्रशासन प्रस्तुत नहीं करती है, तो उसको स्वतः छोड़ना पड़ जाएगा। अगर 24 घंटे के अंदर भी आप चाहें तो अपने पसंद के कानून के सलाहकार को बुला सकते हैं, यानी वकील को बुला सकते हैं, विधि के ज्ञाता को बुला सकते हैं। इतना तक अधिकार दिया गया है कि उसकी भरपाई भी पुलिस करेगी, उस कानून के सलाहकार का जो फीस होगा। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, उल्टे आप लोग जानते ही हो क्या हो जाता है, ठीक है ना। तो 24 घंटे के अंदर उसे सलाह लेने के लिए वकील को भी बुला सकते हैं। साथ ही साथ 24 घंटा के अंदर अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनको छोड़ना भी पड़ सकता है। और दोष सिद्ध, अपना दोष सिद्ध ये आपको करना है कि हम ऐसा गलती नहीं किए हैं, उसको बचाव के लिए आपको पूरी व्यवस्थाएं दी जाएगी कि आप बचाव कर सकते हैं कि हम ये गलतियां नहीं की हैं। तो वही बोला कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 20 याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है, बहुत बढ़िया है। 20 और 22 ध्यान दीजिएगा। 20 में क्या था, तो दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अब 22 में क्या हो जाएगा, तो 22 में ध्यान दीजिएगा, 22 में है तो इसमें देखिएगा, पहला है धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अधिकार। ये 22 नहीं, ये हो जाएगा 15, अनुच्छेद 15 के तहत, ठीक है ना। फिर ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। आप लोग अवसर की समानता जानते ही है। अवसर की समानता किसमें है, तो अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, यही हो जाएगा क्या, अनुच्छेद 22। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया है। पहले ये अनुच्छेद 31 में था, किसमें था, अनुच्छेद 31 में था। अब इसको समाप्त कर दिया गया है, अब रखा गया है 300 क
या ए, जो भी लिख सकते हैं 300 क या ए में अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब इसको क्या बनाया गया है, तो विधिक अधिकार बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जहां 22 है यानी कि ये सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत यहाँ खाली है लेकिन आगे वर्ष लिखा है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष क्या हो जाएगा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो 14 वर्ष से कम, तो ये इसमें ऑप्शन में 14 ढूंढेंगे तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 14। लेकिन आप लोग देखते हैं अगल बगल कहा जाए या वो ईंट भट्ठे पे कहा जाए या होटलों में कहा जाए, होटलों में भी जोखिम है छोटे बच्चों को रखना और वो भी इसके उल्लंघन होता है। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा अगल बगल हर जगह लगभग 14 वर्ष का 7-8 साल के बच्चों को खटाया जाता है, प्लेट धुलवाया जाता है, तमाम तरह की यातनाएं दी जाती है जो सही नहीं है समाज के लिए, लेकिन किया जाता है। लेकिन वो उल्लंघन किसका कर रहे हैं, अनुच्छेद 24 का कर रहे हैं। अनुच्छेद 24 में स्पष्ट बोल दिया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में, यहाँ जोखिम भरे कार्य कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी लोग रखते हैं जानते हुए भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं वो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद ध्यान रखिएगा आप लोग। अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से अनुच्छेद 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब 52 से सीधे लेकर हम लोग 62 तक जाते हैं। वैसे तो उनका जो चैप्टर है अनुच्छेद 52 से 61, लेकिन 62 भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 52 के तहत बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत बोला गया है कि समस्त संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 के तहत बोला गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। उनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 के तहत उनके चुनाव के रूप और रीतियां निर्धारित की गई है। रूप क्या होगा, तो अप्रत्यक्ष रूप होगा। चुनाव 2 ही रूप में होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव में आम जनता भाग लेती है और अप्रत्यक्ष चुनाव में एक पद द्वारा दूसरे पद चुना जाता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह अन्य भी अनुच्छेद हैं जो उनसे जुड़ा हुआ है राष्ट्रपति से। तो इसके अनुसार भारत के संविधान में निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, तो अनुच्छेद इसमें देखते हैं अनुच्छेद 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 के तहत ही रूप और रीतियां निर्धारित की गई है। रूप क्या होगा, तो अप्रत्यक्ष, और रीतियां क्या होगी, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण या मत प्रणाली के आधार पर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लैंगिक समानता है तो कौन सा उपाय अनुचित है। महिला सशक्तिकरण ये सही है, समान वेतन सही है, दहेज विरोधी कानून ये भी होना चाहिए, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना ये गलत है, किसी को जबरदस्ती नहीं भेजा जा सकता है। यानी क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ये सही है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। जहां कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में तुरंत बताइएगा कि कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ गलतियां हो रही है वो भी बताइएगा, ताकि हम लोग उसका सुधार करें। और हम चाहेंगे कि आप लोग अपने मित्र मंडली में अगल बगल सब जगह इस लिंक को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब हो, और साथ ही साथ इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम लोगों का हौसला अफजाई होता रहे। और मैं यही चाहूंगा सलेमपुर में जो भी बच्चे हैं इधर उधर जो भटक रहे हैं ना भटके। अगर आपको वर्दी पहनना है तो सलेमपुर में लक्ष्य क्लासेज में आना पड़ेगा। आइए आप लोग लक्ष्य क्लासेज में 1 दिन 2 दिन 5 दिन डेमो लेके देखिए। अगर ना समझ में आए ऑफलाइन क्लास तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, लेकिन मेरा वादा है कि आप लोग अगर डेमो क्लास ले लेते हैं तो यहाँ से जा नहीं सकते हैं। इतने अनुभवी मेरी टीम है कि जो 2018 के भर्ती को लेकर जितनी रिजल्ट दिया गया है उससे और उत्साहित होकर मेरी टीम काम कर रही है, और इसमें और ज्यादा रिजल्ट देने के लिए जो भी रणनीतियां हैं सब अपनाया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा अपने तरफ से मटेरियल देने की कोशिश किया जा रहा है। जय हिंद साथी।